हेलो दोस्तों, तो लास्ट एपिसोड एक लड़के के साथ समाप्त हुआ था जिसके हाथ में एक डंडा था और सोफिया ने ऐसा दिखावा किया जैसे उसे कुछ भी नहीं पता। उसने बायड से पूछा कि क्या उस रात इलाके से बाहर निकले 10 लोगों को रोक दिया गया था, और बायड ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा नहीं। हालांकि यह सिर्फ एक साधारण बातचीत थी, लेकिन इसने सीधे उन निवासियों के जीवित रहने के विश्वास को तोड़ दिया जो अभी अभी बना था। इसी समय सोफिया के शब्दों ने शहर में छिपे नियमों को सबके सामने ला दिया। शहर के रक्षा उपकरण सर्वशक्तिमान नहीं हैं और उनकी सीमाएं हैं। सुरक्षात्मक वस्त्र सामान्य 10 व्यक्ति राक्षसों को प्रभावी रूप से दूर भगा सकते हैं, लेकिन असली भूतिया, गुड़िया और पुनर्जीवित मानव राक्षसों पर वे पूरी तरह बेअसर हैं। दूसरी ओर डंडा मूल 10 व्यक्ति राक्षसों से नहीं लड़ सकता, लेकिन वह पुनर्जीवित म्यूटेटेड प्राणियों को मार सकता है। सरल शब्दों में कहें तो शहर के राक्षस 2 अलग अलग प्रणालियों में विभाजित हैं और उन्हें मारने के लिए 2 अलग अलग हथियारों की आवश्यकता होती है। एक अकेला हथियार सभी संकटों से नहीं निपट सकता। अफसोस की बात यह है कि इस महत्वपूर्ण नियम को देखते हुए भी केवल मास्टरमाइंड सोफिया, बायड और डोना इसे बिल्कुल नहीं समझ पाए। पुराने दोस्त की सोच के अनुसार आपदा से निपटने के लिए उसने लाश को जलाकर नष्ट करने का आदेश दिया और यह घातक अराजकता समाप्त हो गई। और यह जब सब लोग देख रहे थे, तब सोफिया और ईथन ने एक दूसरे का अभिवादन किया। जो लोग कहानी से परिचित हैं वे जानते हैं कि सोफिया की हर पहल कभी भी दयालु नहीं होती। उसकी नजदीकी अक्सर किसी प्रसिद्ध साजिश के साथ आती है। इससे पहले उसने हेनरी के दुख का उपयोग करके उसे सफलतापूर्वक अपने नियंत्रण में लिया और उसे अपना मोहरा बना दिया। अब वह भोले और मासूम ईथन के करीब जाने की पहल कर रही है। यह केवल इसलिए नहीं है कि वह उसे आसानी से नियंत्रित कर सकती है, बल्कि बेशाई परिवार के खिलाफ एक साजिश पहले ही शुरू हो चुकी है। सोफिया की योजना उसके सेना में शामिल होने के बाद की सबसे सफल कार्रवाई थी। उसने एक भी सैनिक या समूह बर्बाद नहीं किया। केवल पुनर्जीवन की एक गड़बड़ी के माध्यम से उसने सभी जीवित बचे लोगों के मन में 2 चरम भय पैदा कर दिए। पहला, छोटे शहर के सुरक्षात्मक उपकरण पूरी तरह सुरक्षित नहीं है और कोई भी किसी भी समय मर सकता है। दूसरा, मृत लोग भूतों की शक्ति से पुनर्जीवित होकर जीवित लोगों को उल्टी दिशा में मार सकते हैं। इन 2 नियमों का प्रकट होना आम लोगों के लिए दुखद था। और फिर उसने बायड को बताया कि पिछली रात उसने मुस्कुराते हुए आदमी को नियंत्रित करके केनी को बचाया था। और उसने कहा, देखो बॉयड, मैंने उसे सिर्फ देखा ही नहीं, ऐसा लगा जैसे मैं वहीं थी। मैं उसकी आंखों से देख रही थी। और तुम्हें लगता है कि वही कारण था कि उसने केनी को नहीं मारा? और भी बहुत कुछ है। तुमने कहा था कि वे चीजें पहले इंसान थीं। जब तुमने पोस्टमार्टम किया था, तुमने कहा था कि उनके अंदर के सारे अंग इंसानों जैसे थे। क्या यह संभव है कि मैं उनमें से एक बन रही हूँ? चिकित्सकीय दृष्टि से देखें तो फातिमा को अभी जीवित नहीं होना चाहिए। यदि फातिमा एक मृत व्यक्ति है तो वह अब सबके सामने खड़ी हो सकती है, स्वतंत्र रूप से घूम सकती है और अपनी मानव चेतना बनाए रख सकती है। वह राक्षसों को भी नियंत्रित कर सकती है जो मुस्कुराते हुए लड़के से जुड़ा हुआ है। शायद राक्षस को फातिमा नियंत्रित नहीं कर रही, बल्कि मुस्कुराता लड़का अपनी शक्ति से उसके मानव रूप को बनाए हुए है। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि यह संबंध 2 तरफा है तो फातिमा राक्षस के दृष्टिकोण से बाहरी दुनिया को देख सकती है और उसी तरह राक्षस भी फातिमा के माध्यम से मानव गतिविधियों पर नजर रख सकता है। यदि ऐसा है तो मानवता की एकमात्र आशा एक पल में राक्षसों के हाई लेवल जासूस में बदल सकती है। उधर बायड के पास वास्तविकता स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसका मतलब था कि उसे आगे बढ़ते रहना होगा। जेड को लगा कि बायड बहुत ज्यादा सोच रहा है और फिर बायड वहां से बाहर निकल गया और जेड को लगा कि अगर ऐसा चलता रहा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। उसने एक ही झटके में अपनी सुरंग का मॉडल नष्ट कर दिया। फिर वह जमीन पर बिखरी लालटेनें उठाने लगा। तभी उसे अचानक एक ऐसा दृश्य याद आया जिसे उसने पहले नजरअंदाज कर दिया और फिर उसने तुरंत अपनी खोज के बारे में बायड को बताया। बोतल वाला पेड़ कब्र का दूसरा निकास है। वह निकास ढूंढने में इतना उलझा हुआ था कि उस प्रवेश द्वार को भूल गया जो कभी अस्तित्व में था। कब्र की छत पर उसने जड़ों से बना एक विशेष प्रतीक देखा था। वही प्रतीक इस बोतल वाले पेड़ से मेल खाता है। यदि इस पेड़ को खींचा जाए तो यह सीधे कब्र तक पहुंचने वाला नया निकास बन सकता है। इसे प्रवेश द्वार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और आपातकालीन निकासी मार्ग के रूप में भी। इसने एक तरफा प्रवेश की प्रसिद्ध समस्या को पूरी तरह हल कर दिया। इतना ही नहीं, जेड ने उसी समय एक योजना भी बनाई। हम एक टीम को नीचे भेजेंगे। जब वे चीजें सो रही होंगी हम कक्ष तक पहुंचेंगे और प्रवेश द्वार बंद कर देंगे। और उसने कहा कि मैं सुरक्षा के लिए एक ताबीज भी लगा दूंगा। जब वे हड्डियां खोद रहे होंगे दूसरी टीम ऊपर पेड़ पर काम करेगी। जब तक हड्डियां निकल जाएंगी पेड़ भी बाहर आ जाएगा। फिर हम सभी को सुरक्षित ऊपर खींच लेंगे, शहर लौट आएंगे और सूर्यास्त से पहले दरवाजे बंद कर
देंगे। बहुत आसान। हालांकि यह योजना ठीक लग रही थी, फिर भी बायड को लगा कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं। यदि पहली टीम नीचे चली जाए और पेड़ अभी भी बाहर न निकाला गया हो तो क्या होगा? यदि पेड़ की जंजीर टूट जाए तो क्या होगा? यदि ऐसा हादसा हो जाए तो दूसरी योजना क्या होगी? और बायड की लगातार शिकायतों के सामने जेड पूरी तरह गुस्से में आ गया। बायड ने बहुत सारी मौतें देखी थी और वह किसी भी ऐसी कार्रवाई से बहुत डरता था जिससे किसी की जान जा सकती हो। यह डर एक भारी बेड़ी बन चुका था। इसने उसे अधिक सतर्क तो बनाया, लेकिन उसके कदम भी बांध दिए और उसे निराश कर दिया। लेकिन जीवित रहने के लिए कभी भी 100% पूर्ण योजना नहीं होती। जोखिम से अत्यधिक बचना केवल सभी अवसर खो देता है, क्योंकि वर्तमान कीमत विफलता के जोखिम से कहीं अधिक घातक है। और तभी कुछ दूरी से गोली चलने की आवाज सुनाई दी और केनी उसके सामने ही मर गया था। वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी सुनसान जगह पर पड़े हों, मानो उन्हें मरे हुए बहुत समय हो गया हो। और हत्यारी उसकी पत्नी एबी थी और यह बायड के मन की गहराइयों में छिपे डर का रूप था। यही वह दूसरा कारण भी था जिसके चलते वह लगातार सुरंग अभियान की योजना का विरोध कर रहा था। उसे डर था कि उसकी बीमारी मिशन के दौरान कोई गलती करवा सकती है, इसलिए वह ऐसी परफेक्ट योजना चाहता था जिसमें किसी को भी बलिदान न देना पड़े। लेकिन क्या इस तरह लगातार टालते रहना सच में अच्छी बात है? और उधर सोफिया ने उसे अनंत समय तक सोचने और तैयारी करने का मौका नहीं दिया। वह चुपके से पुलिस प्रमुख के कार्यालय में घुस गई। वह पीला सूट चुरा लिया और ईथन की पेंसिल से बनी ड्राइंग भी इकट्ठा कर ली। ऐसा लग रहा था कि इस परिवार के लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। इसी समय बेशा अपने बेटे को लेकर विक्टर से मिलने गई। उसे उम्मीद थी कि विक्टर पिछले नरसंहार की यादों को कम करेगा, ईथन को सांत्वना देगा और उसे बताएगा कि पुनर्जन्म वाली त्रासदी दोबारा नहीं होगी, ताकि ईथन अपना डर छोड़कर सामान्य जीवन में लौट सके। लेकिन विक्टर ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह सच बता रहा था। उसने कहा कि जिस दिन वह जागा था उसने पाया कि सब लोग मर चुके थे। अगर किसी ने उसे उस समय जीने का तरीका बताया होता तो उसे इतने लंबे समय तक अकेलेपन में नहीं रहना पड़ता। वह ईथन को डराने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि उसे आने वाली आपदा में खुद को बचाने का तरीका सिखाना चाहता था। बेशा के विरोध के बावजूद ईथन ने विक्टर पर विश्वास करना चुना और अपने बेटे के दृढ़ चेहरे को देखकर बेशा को महसूस हुआ। और फिर तीनों एक पुराने ट्रक वैन के पास पहुंचे। जब सभी लोग मर गए थे तब सफेद कपड़े वाला लड़का पहली बार विक्टर के सामने आया था और उसने कहा था कि जीवित रहने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज है भोजन। उस समय यह गाड़ी आड़ू के डिब्बों से भरी हुई थी। विक्टर इन्हीं डिब्बों, कुछ पौधों और कीड़ों पर जीवित रहा था। बात करते हुए उसने ईथन को एक पत्थर दिया। यही वह औजार था जिससे वह डिब्बे खोलता था और जरूरत पड़ने पर यह हथियार का काम भी कर सकता था। दूसरी चीज है अकेलेपन का सामना करना सीखना, क्योंकि जब उसने पहली बार अकेले रहना शुरू किया था तो उसे समझ नहीं आता था कि क्या करे। वह केवल कुर्सियों और मेजों से बातें करता था। लेकिन अब उसने 2 गुड़ियाएं बना ली थीं। यदि वह दिन सच में आ गया तो वे उसका साथ देंगी। विक्टर की बातें लगातार निराशावादी होती जा रही थीं और वह ईथन को अपने कठोर विचार समझाता जा रहा था। यह देखकर बेशा ने तुरंत उसे रोक दिया और कहा कि तुमने जो दुख झेले हैं इसका मतलब यह नहीं कि मेरा बच्चा भी वहीं झेलेगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि ईथन को इस शहर से जिंदा बाहर ले जाऊं। लेकिन विक्टर के अगले शब्दों ने उसे चुप करा दिया। ईथन, मेरी बात सुनो, तुम कभी अकेले नहीं रहोगे, कभी नहीं। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। मेरी माँ भी यही सोचती थी। एक माँ के रूप में बेशा की प्रतिक्रिया बिल्कुल स्वाभाविक थी। वह सहज रूप से ईथन को अंधेरे से बचाना चाहती थी। वह अपने बच्चे के लिए आखिरी मासूमियत और सुंदरता को बचाकर रखना चाहती थी। लेकिन इस क्रूर ड्रीम टाउन में अंधेरे को छिपाना और हर खतरे से बचाकर रखना मुश्किल है। इससे केवल संकट की पहचान और आत्मरक्षा की क्षमता कम हो जाती है और इसकी कीमत भविष्य में ईथन को चुकानी पड़ सकती है। असली सुरक्षा अंधेरे को छिपाने में नहीं, बल्कि बच्चों को उसका सामना करना सिखाने में है। विक्टर की बातों ने बेशा के दिल को छू लिया। उसने सोचा कि विक्टर का जीवन सचमुच अकेलेपन और खतरों से भरा रहा। अब यदि वह पुलिस को चेतावनी दे सकता है और ईथन को कुछ जरूरी कौशल सिखा सकता है तो यह भी एक नेक काम है। जब तीनों वापस शहर लौटे तो ईथन ने विक्टर के साथ डॉक्टर से मिलने जाने की इच्छा जताई। बेशा को लगा कि बेटे का ध्यान दूसरी ओर लगना अच्छा है, इसलिए उसने अनुमति दे दी। लेकिन उनके अलग होते ही घर का फोन बज उठा। फोन पर उसके दिवंगत बेटे थॉमस की आवाज थी। उसने कहा कि तुरंत गाड़ी तक पहुंचो, वरना जूली और ईथन को नुकसान पहुंचाया जाएगा। हालांकि बेशा जानती थी कि यह एक जाल है, फिर भी वह गाड़ी की ओर चली गई। इसी समय हेनरी के भ्रम पहले से कहीं अधिक बढ़ने लगे। जब वह रेस्टोरेंट में खाना बनाने में मदद कर रहा था, उसकी नजरें फिर से अस्पताल के वार्ड में पहुंच गईं। इस बार उसने अपने पोते की आकृति भी देखी। विक्टर ने उससे कहा कि उसकी
माँ ने उसे कुछ दवाएं दी थी जिनसे उसके मस्तिष्क को नुकसान हुआ और अब वह सच और झूठ में अंतर नहीं कर पाता। वह बहुत लंबे समय से इस देखभाल केंद्र में रह रहा है। हेनरी ने बेचैनी से पूछा कि उसकी बेटी कहाँ है। विक्टर मुस्कुराया और बोला कि उसकी बहन अब एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका है, वह रास्ते में है और जल्द ही उससे मिलने वाली है। एक परिपूर्ण परिवार हेनरी का जीवन भर का सपना था। उस क्षण वह पूरी तरह इस भ्रम में डूब गया और लगभग यकीन कर बैठा कि अस्पताल का वार्ड ही असली दुनिया है। शहर की सारी हत्याएं, पीड़ा और बिछड़न केवल उसके बीमार दिमाग द्वारा रचा गया एक नाइटमेयर है। लेकिन ठीक जब वह इस बात पर विश्वास करने वाला था, उसकी दृष्टि फिर से रेस्टोरेंट में लौट आई। अब वह अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था। वह दौड़ता हुआ मिरांडा और अपनी बेटी की कब्र तक पहुंचा, यह समझने की कोशिश करते हुए कि उसे अस्पताल का भ्रम क्यों दिखाई दे रहा है, असली दुनिया कौन सी है। तभी उसके कानों में फिर वही आवाज गूंजी, तुम्हें उस वास्तविकता के संस्करण से जुड़ी हर चीज से जबरदस्ती खुद को अलग करना होगा। और अब साफ था कि हेनरी उस भ्रम को ही वास्तविकता मानने लगा था और डॉक्टर की सलाह का केवल एक ही अर्थ निकलता था, विक्टर। यदि वह उससे संबंध तोड़ दे तो वह उस सुखद वास्तविकता में लौट सकता है जहां उसका परिवार जीवित है। और संबंध तोड़ने का सबसे आसान तरीका है हत्या। एक बार यदि वह इस विचार को स्वीकार कर ले तो वह शहर वाले विक्टर को नकली बेटा समझेगा और उसे मारने के बारे में सोचे। उसे लगेगा कि ऐसा करके वह अपने परिवार के पास लौट सकता है, खासकर अपनी बेटी से दोबारा मिलने के लिए। सोफिया ने हेनरी के दिल की इसी इच्छा को बहुत सटीकता से पकड़ लिया था। यही उसकी सबसे डरावनी बात थी। एक पिता का अपने ही बेटे को मारने के लिए तैयार हो जाना किसी भी भयावह दृश्य से कम नहीं है। कैमरा फिर गाड़ी की ओर लौटता है। बेसा जल्द ही निर्धारित स्थान पर पहुंच जाती है। उसे ईथन की पेन और कागज से बनी ड्राइंग्स पूरी गाड़ी में दिखाई देती हैं। जब उसे लगा कि शायद वह बहुत देर कर चुकी है, तभी येलो सूट मैन उसके पीछे प्रकट हो गया और उसने कहा, आने के लिए धन्यवाद, मुझे यकीन नहीं था कि तुम आओगी। लेकिन बेसा ने उससे कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। फिर येलो मैन कहता है कि तुम्हारे पति की मौत ठीक वहीं हुई थी जहाँ तुम अभी खड़ी हो। यह सुनते ही उसका दिल जैसे मुंह तक आ गया। उसके मुंह से पहला सवाल निकला, क्या तुम मुझे यहाँ मारने के लिए लाए हो? येलो सूट मैन ने तुरंत इस बात से इनकार कर दिया। उसने कहा कि कम से कम अभी तो वह उसे नहीं मारेगा। उसने यह भी कहा, हमने साथ में बहुत कुछ झेला है, मेरे सबसे अच्छे दोस्त के रूप में मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उसने उसकी ओर जेड की तारीफ भी की और कहा कि इस बार उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पहले की सभी कोशिशों से कहीं बेहतर। और उसने कहा कि तुम कुछ ऐसा करने वाली हो जो तुमने पहले कभी नहीं किया। हमने यह खेल बहुत बार खेला है, लेकिन उन हड्डियों को खोदने का विचार, शायद तुमने आखिरकार उन बच्चों को आजाद करने की कुंजी खोज ली है और अपने बच्चों को घर वापस लाने का रास्ता भी, या फिर तुम ऐसी पीड़ा को मुक्त करने वाली हो जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। और यह कहने के बाद येलो मैन जंगल में गायब हो गया और बेसा वह डर के मारे जमीन पर बैठ गई। येलो सूट मैन की बातों ने उसके मन को पूरी तरह उलझा दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। तब तक के लिए